जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग उत्तोलक और उसके प्रकारों के बारे में सीखेंगे। इसमें हम लोग उत्तोलक के विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से सीखेंगे कौन सा कौन सी वस्तु किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि ये वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज अभी तक नहीं देखी है वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं उत्तोलक क्या है। उत्तोलक एक सीधी या मुड़ी हुई दृढ़ छड़ होती है जो किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। यह एक सरल मशीन होती है, अतः इसकी सहायता से किसी भारी बोझ को कम बल लगाकर उठाया जा सकता है। ध्यान दीजिए, यह एक सरल मशीन होती है। तो सरल मशीन किसे कहते हैं इसको जान लीजिए। वह युक्ति जो हमारे कार्य को सुगम या सरल बना देती है वही मशीन कहलाती है, सरल मशीन कहलाती है। सरल मशीन अनेक प्रकार की होती है, जिसमें उत्तोलक भी है, पेंच है जिसको आप स्क्रू कहते हैं, झुका हुआ तल है, घिरनी है, पहिया है। ये सब सरल मशीनों के प्रकार हैं, है ना। उसी में से उत्तोलक भी एक प्रकार की सरल मशीन है जो हमारे कार्य को क्या करती है, सुगम या सरल बना देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तोलक एक सीधी या मुड़ी हुई दृढ़ छड़ होती है जो किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। यह एक सरल मशीन होती है, अतः इसकी सहायता से किसी भारी बोझ को कम बल लगाकर उठाया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इस उत्तोलक के भाग कितने होते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक को कहते हैं आलंब, दूसरे को कहते हैं आयास, तीसरे को कहते हैं भार, है ना। आलंब, आयास, भार। अब इसको जान लीजिए, आलंब किसे कहते हैं। तो जिस अक्ष के चारों ओर उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है उसे आलंब कहते हैं। किसे? जिस अक्ष के चारों ओर, है ना, जिस अक्ष के चारों ओर उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक घूमता है उसे आलंब कहते हैं, है ना। यानी वह अक्ष बिंदु क्या कहलाता है, आलंब कहलाता है ना। आलंब को एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? एफ द्वारा, है ना, प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक घूमेगा, जिस अक्ष के चारों ओर घूमेगा उसे ही आलंब कहेंगे। आगे देख लीजिए, दूसरा है आयास। किसी बोझ को उठाने के लिए उत्तोलक द्वारा लगाया गया बल आयास कहलाता है। यानी बल जो होगा वही क्या कहलाता है, आयास कहलाता है। किसी बोझ को उठाने के लिए उत्तोलक द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है, आयास कहलाता है। क्लियर हो गया। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से करते हैं। ठीक ना, इसे पी से करते हैं प्रदर्शित। तीसरा देख लीजिए, भार। उत्तोलक द्वारा उठाए गए बोझ को भार कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। किसको भार कहते हैं, बोझ को भार कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। एक इसमें महत्वपूर्ण चीज जो समझने की है वो ये यांत्रिक लाभ, है ना। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा उस भार को उठाने में लगाए गए आयास के अनुपात को उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं। ये पूछा गया है, इसका सूत्र भी पूछा जाता है, यांत्रिक लाभ निकालने के लिए भी पूछा जाता है प्रश्न के रूप में। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है। तो यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटा आयास। यानी भार और आयास का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं उत्तोलक का। यांत्रिक लाभ को ए या एम ए से प्रदर्शित करते हैं, है ना, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, है ना। बराबर क्या होता है, W यानी भार और बटा P। P मतलब क्या, P मतलब क्या, आयास, है ना। दूसरा एक सूत्र और है, उसे आप जान लीजिए यांत्रिक लाभ का। यांत्रिक लाभ बराबर आयास भुजा जिसे AF कहते हैं बटा भार भुजा
जिसे BF कहते हैं, है ना। आयास भुजा क्या होती है? आलंब से आयास की जो दूरी होती है वो आयास भुजा कहलाती है। आलंब से जो भार की दूरी होती है वो भार भुजा कहलाती है। बहुत ध्यान से इस बात को आप देखेंगे। क्या? जो आलंब से आयास की दूरी होगी, आलंब से ही दूरी नापना है, आलंब से आयास की दूरी आयास भुजा कहलाएगी। इसे AF से डिनोट करेंगे, क्योंकि ए क्या होगा यहाँ पे? आयास बिंदु होगा। वहां से F तक, F क्या है? आलंब है ना। तो A से F तक, जहाँ पे A आयास भुजा है, आयास बिंदु है, आयास बिंदु से आलंब बिंदु तक के बीच की जो दूरी होगी वह आयास भुजा कही जाएगी। और B क्या होगा? वो भार बिंदु होगा। जिस बिंदु पर भार रखा हुआ है वह B कहा जाए, अगर कहा जाए तो वहां से लेकर आलंब के बीच की दूरी भार भुजा कहलाएगी। आलंब से भार की दूरी भार भुजा कहलाएगी। इसे ए और इसे AF और इसे BF से प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब यांत्रिक लाभ बराबर क्या हो सकता है? AF बटा BF, जहां पर AF क्या है? AF है आयास बिंदु से लेकर आलंब की दूरी, और BF क्या है? भार बिंदु से लेकर आलंब की दूरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? यह प्रश्न भी आ चुका है, तो आप इसे ध्यान से देख लें, शायद आप जानते भी होंगे। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक को कहते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, दूसरे को कहते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तीसरे को कहते हैं तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। यह श्रेणियां कैसे विभाजित होती हैं? श्रेणियां विभाजित होती हैं आयास, आलंब और भार के क्रम में जो परिवर्तन होता है, उनकी स्थितियों में जो परिवर्तन होता है, उसी के अनुसार इन उत्तोलकों की श्रेणी में भी परिवर्तन होता है ना। जैसे अगर आयास आलंब और भार के बीच में होगा तो दूसरी प्रकार का उत्तोलक कहा जाएगा। अगर भार आयास और आलंब के बीच में होगा तो दूसरे प्रकार का उत्तोलक होगा, है ना। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक किसे कहते हैं? जिन उत्तोलकों में आलंब भार तथा आयास के बीच में होता है। किसके बीच में? भार, है ना, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं, और आयास को हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसके बीच में होता है, क्या होता है? आलंब को हम कहते हैं F से, है ना। यानी वे उत्तोलक जिनमें आलंब, है ना, आलंब भार तथा आयास के बीच में होता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। इस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ का जो मान होता है वह 1 से कम, 1 या 1 से अधिक हो सकता है। यानी वह मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है ना। यांत्रिक लाभ अगर 1 या 1 से अगर 1 है तो बल तो लगेगा, लेकिन एक जेन्युइन बल लगेगा। अगर वो ज़्यादा आता है तो कम बल लगेगा, है ना। अगर यांत्रिक लाभ कम है तो बल ज़्यादा लगेगा। इस बात को ध्यान में रखिए। अब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन से उदाहरण है उसके वो देख लीजिए। जैसे कैंची है, प्लास है, कील उखाड़ने वाला हथौड़ा है, नेल कटर है, हैंड पंप है, शीशा झूला है। आपने देखा होगा बच्चों वाला जो झूला होता है, ऐसे एक पटरा लगा होता है, यहाँ बीच में बिंदु है यहाँ पे, और इस पटरे पे एक तरफ इधर बच्चा बैठा होता है, एक तरफ इधर बच्चा बैठा होता है ना। ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो इसे शीशा झूला कहते हैं। सड़सी है ना, घरों में यूज होती है, आप जानते हैं। बोझ उठाने की मुड़ी हुई छड़ है, झूला है, गुलेल है, साइकिल ब्रेक है, JCB मशीन है, साधारण तुला यानी तराजू जिसको आप कहते हैं, है ना। ये होता है ना तराजू, जो यहाँ पे ऐसे बना होता है, ये जो तराजू है ना। तो ये जो तराजू है यह भी इसी का उदाहरण है। किसका? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का। आगे चलते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक के बारे में देखते हैं। जिन उत्तोलकों में भार, क्या? भार, है ना, आलंब तथा आयास के बीच में होता है। भार है, किसके बीच में है? आलंब, है ना, तथा किसके बीच में? आयास यानी P के बीच में है। तो ये क्या कहा जाएगा? FWP द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहा जाएगा,
है ना। जिन उत्तोलकों में भार आलंब तथा आयास के बीच में होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहा जाता है। इस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ का जो मान होता है वह सदैव 1 से अधिक होता है। क्या होता है? हमेशा अधिक होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन से उत्तोलक में यांत्रिक लाभ का मान 1 से अधिक होता है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में हो सकता है और द्वितीय में जरूर होता है ना। उदाहरण देख लीजिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का, जैसे सरौता, एक पहिया का ठेला गाड़ी आपने देखा होगा, है ना, जिसमें कूड़ा वगैरह उठाते हैं या सामान वामान लेके इधर उधर जा सकते हैं। नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है। नाव खेते समय जो नौकादंड होता है या पतवार जिसको आप कहते हैं। बोतल खोलने वाला जो ओपनर होता है, आपने देखा होगा पेप्सी वगैरह कोला वोला की जो बॉटल होती है उसको जब उसका ढक्कन ओपन करते हैं तो जिस ओपनर से खोलते हैं वह भी क्या है? एक उत्तोलक है। वह हमारे काम को सरल बनाता है, तो वह भी एक उत्तोलक ही है, लेकिन वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो आप इसे भी ध्यान से देख लें, याद कर लेंगे। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक तीसरा देख लेते हैं। जिन उत्तोलकों में आयास, क्या? आयास, आयास का मतलब पी, है ना, आलंब तथा भार के बीच में होता है। किसके बीच में होगा ये? आलंब तथा भार के बीच में, यानी एक साइड में एफ होगा और एक साइड में क्या होगा? डब्ल्यू होगा, भार होगा, है ना। ये जो पी है ये आयास है, ठीक ना। तो जिन उत्तोलकों में पी, है ना, आलंब तथा भार के बीच में होता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। यानी एफ पी डब्ल्यू, एफ पी डब्ल्यू। इस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ का मान सदैव 1 से कम होता है। पूछा जाता है किस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ का मान सदैव 1 से कम होता है, तो यह केवल तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में होता है, क्योंकि सदैव शब्द लगा हुआ, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। अगर सदैव नहीं लगा रहता, ये पूछा जाता यांत्रिक लाभ का मान 1 से कम किस में होता है, तो तृतीय श्रेणी में भी होता है, तृतीय में तो होता ही है, यह पहले में भी हो सकता है ना। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। उदाहरण पूछा जाता है या कुछ उदाहरण दे दिए जाते हैं, आपको बताना होता है किस श्रेणी के उत्तोलक है, तो आप उदाहरण जरूर ध्यान से देखेंगे। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के रूप में हम बात कर सकते हैं, जैसे चिमटा है ना, सीढ़ी है, किसान का हल है, मनुष्य का जो हाथ है, झाड़ू है, हॉकी स्टिक है, चूहादानी है। इस तरीके की जो वस्तुएं हैं वह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के रूप में होती हैं, है ना, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाती हैं। आपको जो ध्यान देना है वह यह कि कम आयास, यानी आप कम बल लगाकर अगर अधिक भार उठाना चाहते हैं तो आयास भुजा भार भुजा से बड़ी होनी चाहिए। पूछा जाता है कि कम बल लगाने के लिए कौन सी भुजा किससे बड़ी होनी चाहिए, है ना, या आयास भुजा अगर भार भुजा से बड़ी है तो क्या होगा? तो बल कम लगेगा। क्या होगा? बल कम लगेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब एक बार फिर से एक छोटे से फार्मूले के रूप में आप तीनों श्रेणियों के जो उत्तोलक हैं उनको ध्यान से देख लें। जैसे एफ डब्ल्यू पी की हम बात कर रहे हैं, एफ डब्ल्यू पी की अगर हम बात करें, एफ क्या है? आलंब है, आपने ऊपर पढ़ाई है ना। दूसरा है पी आयास है ना, और डब्ल्यू क्या है? भार है। इन्हीं की स्थितियों के परिवर्तन के हिसाब से आपने देखा है उत्तोलकों की श्रेणियां बधी हुई हैं। तो आपको छोटा सा एक ट्रिक याद रखना है। आप इसी के क्रम को ध्यान रखिए, एफ डब्ल्यू एफ पी, है ना। जब एफ बीच में होगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। ये पी और डब्ल्यू इधर या इधर दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, है ना, लेकिन एफ सदैव बीच में होगा, तो ये क्या कहलाएगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाएगा। दूसरा देख लीजिए, जब डब्ल्यू बीच में होगा, एफ किनारे होगा, पी भी किनारे होगा, है ना। तो अब एफ और पी आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, ये इधर एक इधर हो सकता है, लेकिन डब्ल्यू सदैव बीच में होगा, तो ये क्या होगा? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। और तीसरी स्थिति बनेगी, पी बीच में होगा और एक तरफ डब्ल्यू होगा और एक तरफ एफ होगा, है ना। यहाँ एफ और डब्ल्यू भी अपनी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन पी सदैव बीच में होगा, तो यह क्या होगा? तीसरी श्रेणी का उत्तोलक कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर आप और आसान समझना चाहते हैं तो सीधे सीधे याद करिए, एफ
FWP, है ना, FWP ऐसे याद कर लीजिए। बीच की स्थिति FWP, यह बीच की स्थिति है, इधर कुछ हो दोनों साइड में उसे नहीं देखना है। FWP अगर आपने याद कर लिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप याद कर सकते हैं, ये आसान हो जाएगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में भार कहाँ होता है या बीच में क्या होता है ना। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास किधर होता है, बीच में होता है या किनारे होता है। तो इस बात को आप आसानी से याद कर लेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर कर लें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य दिया करें। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय हिंद।